जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, हमने एक नई शुरुआत आपके लिए की है। जैसा कि एग्ज़ाम दिन प्रतिदिन करीब आते चला जा रहा है, चाहे वो यूपी एससी का हो, यूपी पीसीएस का हो, बीपी एससी का हो या फिर अदर स्टेट पीसीएस हो। ये सभी एग्ज़ाम आपको दिखाई दे रहे हैं आने वाले कुछ ही दिनों में। तो उन सबको ध्यान में रख कर के एजुकेशन बायर आपको हर एक सब्जेक्ट की 1000 प्लस एमसीक्यू वाली क्लास 1000 प्लस एमसीक्यू वाली क्लास लगातार आपको रिवीजन विद एमसीक्यू करा रहा है। आप भी अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टूडेंट्स, इस क्लासेस में एक हम नई शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम एक नई शुरुआत में इकोलॉजी एनवायरनमेंट, जी हाँ आपने सही सुना, पारिस्थितिकी जो पर्यावरण है उससे रिलेटेड हमने एक नई शुरुआत की है, जिसमें हम 1000 प्लस एमसीक्यू आपसे डिस्कस करेंगे। और इन 1000 प्लस एमसीक्यू के माध्यम से ही मैं पूरी इकोलॉजी एनवायरनमेंट आपका रिवाइज कराऊंगा, मैं उसका रिवीजन कराऊंगा। जी हाँ, मैं मिस्टर कुमार आपका पुनः फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम इकोलॉजी एनवायरनमेंट पर आपसे डिस्कस करना जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की क्लास में एमसीक्यू लेकर के आया हूं और क्या ही हो सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, आज की क्लासेस में सबसे पहले हम जानेंगे जीव मंडल और बायोम, मतलब बायोस्फीयर रिवर एंड वायोम के बारे में। इट्स क्लियर है नो? तो इन सबको जानने से पहले हम आपको एमसीक्यू पर जाने से पहले हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं जीव मंडल और बायोम के बारे में, क्योंकि ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो बिगिनर हैं और जो एडवांस हैं। दोनों लेवल के स्टूडेंट्स आपको मेरी क्लासेस को देखने का काम करते हैं। आइए, यहाँ पर दो शब्द हैं, दोनों शब्दों का मैं आपको अध्ययन करा देता हूँ। यहाँ पर एक है बायोस्फीयर और दूसरा है बायोम। ध्यान रखना, एक है बायोस्फीयर, एक है बायोम। प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप इस चीज़ को एक बार अगर अच्छे से समझ गए तो आपको ये चीज़ें बड़ी ही, एक सेकेंड रुकिएगा, अगर आप इस चीज़ को एक बार इस ग्राफ को समझ गए तो आपको सारी चीज़ें क्लियर कट समझ में आ जाएंगी। देखिएगा, एक बड़ा सर्किल बनाया है और इसके अंदर एक छोटा सर्किल मैंने आपको बनाया है। इट्स क्लियर है नो? जो ये बड़ा सर्किल है इसको प्यारे बच्चे बायोम बोलते हैं। बायोम, ध्यान रखना, छोटे से छोटा क्षेत्र भी हो सकता है और बड़े से बड़ा क्षेत्र भी हो सकता है। यहाँ पर एक छोटा क्षेत्र बनाया है, ये हमने एक पारिस्थितिकी बनाया है। क्या है? पारिस्थितिकी जो पर्यावरण होता है वो हमने आपका बनाया है। ठीक है, पर्यावरण बनाया है। अब यहाँ पर है जीव मंडल, जरा समझना, जीव और प्लस मंडल, ये इससे बना हुआ है जीव मंडल। जीव मतलब होता है जीवों का समूह, जीव मतलब जीव, और स्पीयर मतलब होता है मंडल, मतलब कि उनका एक समूह जहाँ पर जीव उपस्थित रहते हो। तो ध्यान रखना, इस पृथ्वी पर आप कहोगे सर कितने बायोम हैं, तो इस पृथ्वी पर अनगिनत बायोम हैं। जैसे कि इक्वेटर वाले क्षेत्र की हम बात कर लें और इक्वेटर से 30 डिग्री नॉर्थ या फिर 30 डिग्री हम साउथ में जाएं तो यहाँ के बायोम आपको अलग मिलेंगे, डिफरेंट मिलेंगे। यहाँ के एनिमल्स, यहाँ की चीज़ें आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलेंगी। वैसे ही अगर आप ध्रुवीय क्षेत्र पर जाएंगे 90 डिग्री वाले क्षेत्र पे, तो आपको यहाँ पर बायोम डिफरेंट टाइप का देखने के लिए मिलेगा। ताकि मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप इससे एक रूबरू हो सके और आपको ये समझ में आ सके। ठीक है, तो ध्यान में रखना बच्चे कि बायोम एक छोटे से छोटा स्थान भी हो सकता है और बड़े से बड़ा स्थान भी हो सकता है।
पृथ्वी एक बायोम भी है और पृथ्वी के अंदर स्वयं में एक से अधिक बायोम भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, जहां पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एक संगठित होकर के समूह के रूप में रहने का प्रयास करते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। उसी में वो खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, सारा प्रोसेस जीवन प्रक्रिया का जन्म लेते हैं और उसी में वो मर जाते हैं। इट्स क्लियर है नो? इसलिए मानव भी मरणशील प्राणी है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। चलिए समय न गवाते हुए अब यहाँ पर चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आई होप अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन लेने का प्रयास करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन नज़र आ गया है, ठीक है। वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का प्रयास करें, या फिर मेरे साथ भी क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन पर डालते हैं नज़र। क्वेश्चन क्या है? इस क्लास में पूरा बायोम में आपसे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं इंपोर्टेंट्स, वो सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ और सारे क्वेश्चन ये पूछे गए हैं यूपीएससी और यूपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं, जिसमें सीडीएस, एनडीए, सीएफईएफ व विभिन्न प्रकार के स्टेट पीसीएस, जिसमें यूपी पीसीएस, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, ये सभी स्टेट्स के इसमें एमसीक्यू भी हैं और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। तो पहला क्वेश्चन है, अपने ही वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे तालाब, महासागर, वन, यहाँ तक कि एक जल जीवशाला भी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए जीवोम, जिसको बायोम कहते हैं, बी समुदाय, सी अजैविक वातावरण और डी पारिस्थितिकी तंत्र। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर बताया होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, इसका राइट आंसर है आपका पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र एक जैव समुदाय में भी आ जाएगा, एक तालाब में भी आ जाएगा, एक महासागर में भी आ जाएगा, एक वन में भी आ जाएगा और एक जल जीवशाला में भी आप इसको कह सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक क्रियात्मक इकाई के रूप में आता है, मतलब कि इसके अंतर्गत आप देखोगे जैविक समुदाय आते हैं। क्या समुदाय आते हैं, ये ध्यान में रखना। कई चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आएंगी। इसमें जो शामिल होता है, अगर आप शामिल की बात कर लें तो इसमें जैविक समुदाय होते हैं। क्या होते हैं? जैविक समुदाय इसके अंदर शामिल होते हैं, ठीक है, और एक निर्दिष्ट वातावरण में एक साथ कार्य करने के रूप में काम करते हैं। अजैविक घटक के साथ ये परस्पर क्रिया करते रहते हैं। अजैविक घटक, देखो जैविक घटक क्या होता है और एक होता है अजैविक। क्या होता है? अजैविक। अब ये अजैविक क्या है? जैसे अगर हम देखें मिट्टी है, पानी है, हवा है, सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, पत्थर हैं, ये सब क्या है? अजैविक हैं। वही जैविक क्या है? जिसमें आपका जीवन पाया जाता हो, जिसमें जीव की स्थिति देखने के लिए मिले। जैसे आप हैं, फोना एंड फ्लोरा है, एक शब्दों में मैं कहूँ तो ये क्या है? जैविक घटकों के रूप में रखे जाएंगे। इट्स क्लियर है नो? इसके साथ साथ जिसमें ऊर्जा का प्रवाह स्पष्ट हो, जैविक संरचनाओं का भीतर होता है और पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता पारिस्थितिकी नीचे। आप देखोगे यहाँ पर इकोलॉजिकल नीचे पर निर्भर होती है। हर एक का जो निकेत होता है, नीचे जो होता है, आपको बता दें वो अलग अलग होता है। क्या होता है? जो नीचे होता है वो अलग अलग होता है। नीचे से तात्पर्य क्या है? यहाँ पर जिसको निकेत बोलते हैं हिंदी में, निकेत मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको एक हाथी दिखता है, ठीक है। हाथी क्या खाता है? अगर इसकी आप लिस्ट बनाओगे, इसकी पूरी लिस्ट बनाओगे, क्या खाता है, कहाँ सोता है, इसको कैसे एनवायरनमेंट में रहना पसंद है, ठीक है, कहाँ पर ये कितना पानी पीता, सारी चीज़ें अगर आप इसकी ओवरऑल स्टडी करोगे या फिर इसके बारे में अध्ययन करोगे तो ये इसका एक नीचे हो जाए। जैसे आपका एक स्थान है, आप जहाँ पर रहते हैं, क्या खाते हैं, आपका पर्यावरण क्या है, आप कितना सोते हैं, आपको कैसा मौसम पसंद है, आपको कहाँ जाना पसंद है, आपको कब अच्छा लगता है, इन सब का अध्ययन अगर आप कर लें तो आपका ये नीचे हो जाएगा, आपका ये निकेत हो जाएगा। वहीं आप देखोगे बायोम, पृथ्वी पर पेड़ पौधे और जीव जंतु सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र बायोम के रूप में रखे जाते हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ठीक। दूसरे शब्दों में आप देखोगे तो बायोम प्राणियों का एक समुदाय होता है और बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। इट्स क्लियर है नो? समुदाय की अगर हम बात कर लें, अजैविक वातावरण बता दिया। समुदाय की अगर हम बात कर लें, समुदाय किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाली क्या है, विभिन्न प्रजातियों का समूह समुदाय कहलाता है। जैसे मानव का एक समुदाय, आप कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपने इतिहास पढ़ा है, इतिहास के पन्नों आप पढ़ते हैं ना, किस समुदाय के, किस कबीले के लोग थे, है कि नहीं।
जैसे कहते हैं कि किस कबीले के लोग थे, जैसे पुरानी फिल्मों में आपको मिलता है कि उस फला फला कबीले के लोग यहाँ पर आ गए। तो ये समुदाय होता है जिसमें जीवन आप देखोगे व्यतीत करते हैं, जिसमें मानव अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ग्रुप, समुदाय, समूह, संस्था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा यह से कथन असत्य है। प्यारे बच्चे आपसे क्या पूछा गया है, गलत पूछा गया है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट है। पहला, प्रमुख प्रजातियां जिसको की स्टोन स्पीसीज, ध्यान रखना की स्टोन स्पीसीज, किसी जीव समुदाय में प्रचुरता तथा जीव भार की अल्पता के बावजूद समुदाय अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती है। दूसरा, पायोनियर जाति नग्न जमीन को आक्रामित करती है और इनकी वृद्धि दर तथा जीवन अवधि अधिक होती है। कूट दे के रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर बताया होगा। देखिए यहाँ पर जो बताया जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है असत्य है। क्या पूछ रहे हैं आपसे, गलत पूछ रहे हैं। आइए पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्रमुख प्रजातियां जिसको कीस्टोन स्पीसीज की जीव समुदाय में प्रचुरता या फिर जीव भार की अल्पता के बावजूद समुदाय के अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती है। ये बात ठीक है। देखो कीस्टोन प्रजाति उस स्पीसीज को कहा जाता है, उस प्रजाति को कहा जाता है जिसका प्रभाव या तो अधिक भी हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपसे मैं कहूँ बटरफ्लाई, जिसको बोलते हैं तितली, इस तितली का प्रभाव प्यारे बच्चे आप देखोगे इतना है। ये तितली क्यों जरूरी है, तितली एक कीस्टोन प्रजाति है। जैसे आप देखोगे जो परागण होता है, क्या होता है, जो परागण होता है, अगर तितली परागण नहीं करेगी तो फसलों का उत्पादन नहीं होगा, मतलब कि फूल और नहीं खिलेंगे तो फल नहीं आएगा, फल नहीं आएगा तो मानव को कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए, इसलिए जीवन संभव नहीं है। इट्स क्लियर ये नो। वैसे ही आप देखोगे कई ऐसे वृक्ष होते हैं, कई ऐसे वृक्ष होते हैं। जैसे आपको एक और मैं आपको बता दूं, देखिएगा जरा गौर फरमाइएगा इस पे। मान लीजिए ये इधर नदियां बह रही हैं और अरब सागर में, अरब ओशन की तरफ गिर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एक स्थान मिलता है, आई थिंक मैं आपको आगे नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ। देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा ये, देखिएगा ये, इसका कलर ही चेंज कर देते हैं। क्यों लोड लेना, जीवन में लोड तो लेना ही नहीं है, कतई लोड नहीं लेने दूंगा मैं। देखिएगा लोड का मतलब पॉजिटिव सेंस में कहता हूँ मैं बच्चे, ठीक है। अब देखिएगा जरा, यहाँ पर ये पानी है, जल है, ठीक है, ओशन है। यहाँ पर ये हो गया ओशन हो गया। यहाँ पर मान लेते हैं अब आपको इधर ये आपके कुछ प्लेटू हैं, पठार हैं, ठीक है, ये स्थल है इधर, ठीक है। इधर क्या है, स्थल है, और इधर क्या है, जल है। एक तरफ लैंड है तो एक तरफ वाटर है। अब इसके क्षेत्र में यहीं पर आपको देखने के लिए मिलेगा, ग्रीन से ले लेते हैं ताकि आपको और विजिबिलिटी इसकी अच्छे से हो सके। ये कुछ आपको वृक्ष भी दिख रहे हैं यहाँ पे, और इसी जगह पर कुछ ऐसे छोटी बड़ी आपको झाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं। इट्स क्लियर नो। तो ये आपका एक वो क्षेत्र है जहाँ पर काई होगी, जहाँ पर आपका आप देखोगे वृक्ष होंगे, स्थल होगा, जल होगा, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ये एक की स्टोन का क्षेत्र होगा। क्या होगा प्यारे बच्चे, ये आपका आप देखोगे कि स्टोन जोन होगा ये, क्योंकि यहाँ पर वैसे जीव रह रहे होंगे जो जलीय जीव जंतुओं पर और स्थलीय जीव जंतुओं पर अपना प्रभाव छोड़ते होंगे, ठीक है। तो पहली वाली बात क्या हो जाती है आपकी, ठीक हो जाती है। मैंने आपको बताया ना कि एकदम तितली का मैंने एग्जाम्पल दिया, ये कीस्टोन प्रजाति स्पीसीज के रूप में रखी जाती है। ऐसे बहुत से वृक्ष भी होते हैं, ठीक है, ह्यूमन भी है ऐसा, आप देखोगे ये तो सबसे खतरनाक है ह्यूमन, तो ये कीस्टोन कैसे हो सकता है, ये तो सबको समाप्त करने वाला है, ठीक है, इसने तो कुछ छोड़ा ही नहीं है, ये तो अपने आप में सबको कब्जे में करना चाहता है। तो पहला जो स्टेटमेंट है प्यारे बच्चे, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि पहला स्टेटमेंट आपका राइट है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। ये कह रहे हैं पायोनियर जाति नग्न जमीन, यहाँ पर बोला गया है नग्न जमीन को आक्रामित करती है और इनकी वृद्धि दर तथा जीवन अवधि अधिक होती है, जबकि ऐसा नहीं है।
पायोनियर जाति यो की वृद्धि दर अधिक परंतु जीवन अवधि कम होती है, ध्यान में रखना। इनकी जो जीवन अवधि होती है ना, जीवन अवधि क्या हो जाती है, जीवन अवधि इनकी कम होती है, ये ध्यान में आपको रखना है। इसमें आधा स्टेटमेंट ठीक है कि पायोनियर जाति नगर जमीन को आक्रामित करती है, ये बात ठीक है, और इसमें वृद्धि दर भी ठीक है, ठीक ठाक होती है, लेकिन जो जीवन अवधि दर जो होती है जितनी आप देखोगे कम होती है। क्योंकि मान लीजिए आपको, मान लीजिए पता नहीं है, आप गैस कर रहे हैं, मान लीजिए आपको पता नहीं है, आप जरा सोचिएगा अगर किसी की वृद्धि दर बहुत ज़्यादा हो जाए और उसकी जीवन अवधि भी बहुत ज़्यादा हो जाए, तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है इस पृथ्वी पर। फिर तो वही नज़र आएगा ना आपको, फिर उसके सिवा कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए ये दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है आपका गलत हो जाएगा। और आपसे पूछा गया था प्यारे बच्चे, यहाँ पर देखिएगा असत्य, तो असत्य मतलब कि राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब कि असत्य केवल इसमें 2 सही है, ठीक है, गलत है। पहला वाला एकदम ठीक है, ठीक है, की स्टोन प्रजाति स्पीसीज जो इसमें मैंने आपसे चर्चा की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है जैव मंडल की संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक इकाई है किसकी, जैव मंडल, जीवों का समूह। ऑप्शन नंबर ए इकोटोन, बी पारिस्थितिकी तंत्र, सी वायोटोप और डी जीवोम। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा, आप इसका करेक्ट आंसर बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे बी इसका करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चे, पारिस्थितिकी तंत्र, जो कि जैव मंडल की संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक इकाई के रूप में इसको क्या है, वर्णित किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, वर्णित किया जाता है। क्यों है सर, इसको भी थोड़ा जान लीजिएगा। जैसे कि आपको पता है पृथ्वी पर विद्यमान सभी आप देखोगे जीव क्षेत्रों का समूह एक रूप से जैव मंडल कहलाता है। जैव मंडल क्या है, पहले तो आप देखोगे जहाँ पर ये एक ग्रुप है, मान लीजिए ये देखिएगा जैव मंडल आपको बताते हैं, यहाँ पर कुछ स्पीसीज रह रहे हैं, ठीक है, ये इस क्षेत्र में कुछ स्पीसीज आपको मिल रहे हैं, तो ये सब क्या है, एक समूह में रह रहे हैं, तो यही क्या कहलाएगा, जैव मंडल कहलाएगा, ठीक है, जैव मंडल कहलाएगा। इट्स क्लियर ये नो, तो ये जैव मंडल कहलाता है। और ये जैव मंडल में आप देखोगे ये सभी के सभी क्या है, आपस में एक दूसरे कनेक्ट हैं। यहाँ पर आपको 2 तरीके की परिस्थितियां मिलेगी, एक तो यहाँ पर जैविक और अजैविक, ऑर्गन और अनऑर्गन, दोनों तरीके के आपको तत्व मिलेंगे, ठीक है, ये तत्व मिलेंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और जैविक अजैविक में तो आप कंफ्यूजन है नहीं, मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया। और इसी से सन्निहित संबंध होते हैं और इसी से सभी प्रकार के जीवन रूप के आप देखोगे अपनी स्थिति को पूरा करने, मतलब अपने आप को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं, और इसी को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र आप देखोगे जैव मंडल की स्वयं सक्षम इकाई के रूप में जाना जाता है, जिसको लेकर के पारिस्थितिकी जैव मंडल की संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक इकाई के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। संरचनात्मक क्यों है सर ये, क्योंकि अपनी संरचनाओं को ये विस्तृत करने का प्रयास करती है। प्रक्रियात्मक क्यों है, क्योंकि ये परिवर्तनशील भी आपको देखने के लिए मिलती है। पारिस्थितिकी तंत्र कभी भी स्थिर नहीं होता है, ये ध्यान रखना बच्चे, कभी भी स्थिर नहीं होगा, ये अस्थिर होता है, ठीक है, परिवर्तनशील होता है बच्चे, ठीक है, ना कि स्थिर होता है। ऐसा नहीं रहेगा, आप जिस जंगल और ज़मीन को आज देख रहे हैं वो 10 साल के बाद में, 20 साल के बाद में ऐसी नहीं रहेगी, ये ध्यान में रखना, वो बदलेगी। तो ये संरचनात्मक भी होता है और प्रक्रियात्मक भी इकाई के रूप में जाना जाता है आपका पारिस्थितिकी तंत्र। जीवों मैंने आपको बता दिया, इकोटोन बता दिया, बायोटोप, ठीक है, इसको अगले वाले क्वेश्चन में हम लेंगे, जो आगे आपको क्वेश्चन मिलेंगे उसमें इसकी चर्चा भी कर देंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित बायोम को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर व्यवस्थित कीजिए। देख रहे हो आप, अब इसको क्या करना है आपको ध्यान रखेंगे। वैसे तो जब इकोलॉजी एनवायरनमेंट पढ़ते हैं तो ये चित्र खास तौर पर बनाया जाता है, ज़्यादातर इस चित्र को शो किया जाता है। बायोलॉजी में नहीं, जो ज्योग्राफी में खास तौर पर इस चित्र को प्रेफर करते हैं कि यहाँ पर 0 डिग्री है, फिर आपकी 30 डिग्री है, फिर 66.5 डिग्री है, फिर यहाँ पर 90 डिग्री है। ये ऐसे ग्राफ, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, इधर ये आपका साउथ पोल हो जाएगा, यही सिचुएशन सेम इधर होगी। अब यहाँ पर क्या है, इसको ज़रा समझना। अब देखो होता क्या है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जब आप देखते हो, अभी आ रहे हैं क्वेश्चन पे आ रहे हैं, लेकिन पहले आपको बता देता हूँ, थोड़ा यहाँ पे आपको बता दें। यहाँ पर होता है सबसे नीचे, इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा,
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, फिर उपोष्णकटिबंधीय होता है, फिर उसके बाद में आप देखोगे शीतोष्णकटिबंधीय होता है, शीत कटिबंधीय होता है, फिर उसके बाद में टेगा होता है, फिर उसके बाद में टुंड्रा होता है। ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो ये एक ग्राफ भी बनाया जाता है। इट्स क्लियर है नो। तो चलिए अब इसी पर आपसे बात पूछी गई है, इसी क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं। इट्स क्लियर है नो। मैंने एक हिंट्स आपको दिया ताकि आप क्वेश्चन को बड़े अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। आइएगा मैं पुनः पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित बायोम को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है। पहला सवाना, दूसरा पिएरी, तीसरा टुंड्रा और चौथा टेगा। कूट दे के रखे 1 2 3 4 बी, 1 3 2 4 सी, 1 2 4 3 डी, 2 1 3 4। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर आवश्यक रूप से बताया होगा। ठीक है, चलिए आइए जान लेते हैं इसका राइट आंसर। देखिए बच्चे है क्या, सबसे पहले क्या आएगा, आपका सवाना प्रदेश आएगा। बात एकदम ठीक है, पहले पे सवाना प्रदेश आएगा, दूसरे पर पिएरी आएगा। सभी को प्यारा है ना, अमेरिका, पिएरी घास के मैदान है सर। उसके बाद टेगा आता है सर। ठीक है, क्या आएगा, अगर इसमें आप देखोगे तो तीसरे स्थान पर टेगा आएगा और चौथे स्थान पर आपका टुंड्रा आएगा। ठीक है, तो पहला दूसरा, ठीक है, अब देखो पहला दूसरा इसमें भी है। अब ये आंसर नहीं होगा और आंसर इसका डी नहीं होगा। ठीक है, पहला दूसरा इसमें भी है। फिर उसके बाद में चौथा आएगा। देखो यहाँ पर कह रहे हैं तीसरा, नहीं तीसरा नहीं आएगा, तीसरे स्थान पर चौथा आएगा टेगा। फिर उसके बाद में ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए मैं आपको समझा देता हूँ, जरा समझना। देखिएगा यहाँ पर कुछ वनस्पति की बातें आपसे की जा रही हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको एक चित्र बना करके दिखाया था। ये जो एरिया है ये वाला, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र। ठीक है, क्या बोलते हैं, इक्वेटर जोन एरिया इसको कहा जाता है, जहाँ पर पृथ्वी का अधिक तापमान, अधिक ज़्यादा बरसात, सारी चीज़ें यहाँ पर आप एक्टिविटीज़ आपको मिलेंगी। इसके ऊपर आप जाते हो, यहाँ ऊपर की तरफ आप जाते हो तो यहाँ पर आपको मिलता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, क्या मिलता है, ट्रॉपिकल जोन आपको देखने के लिए मिलता है। फिर उसके बाद में मिलता है टेम्परेट जोन, उपोष्णकटिबंधीय। ठीक है, उपोष्णकटिबंधीय। फिर उसके बाद में मिलता है, लिख नहीं रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद में मिलता है शीतोष्णकटिबंधीय। फिर उसके बाद में मिलता है शीत कटिबंधीय। फिर अब जो मिलेगा आपको, अब मिलेगा इसके बाद में, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ जो मिलेगा इसको बोलेंगे टेगा। क्या मिलेगा, टेगा। फिर सबसे ऊपर जो मिलता है यहाँ पर मिलता है आपको टुंड्रा। और टुंड्रा एक ऐसा क्षेत्र होता है प्यारे बच्चे, टुंड्रा एक ऐसा क्षेत्र होता है जो एक कोल्ड मरुस्थल होता है। क्या होता है, कोल्ड मरुस्थल इसको बोल सकते हो आप। ठीक है, कोल्ड डिजर्ट इसको हम बोलेंगे, क्योंकि डिजर्ट भी दिखेंगे बच्चे 2 प्रकार का होता है, एक होता है शुष्क और एक होता है बर्फीला। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर लाइकेन मिल सकती है, काई मिल सकती है और कुछ आपको नहीं मिलेगा। जबकि टेगा में कुछ वृक्ष मिलेंगे, यहाँ पर सारी चीज़ें मिलती हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये जो शब्द थे यहाँ पर, जैसे आपका पिएरी था, ये पिएरी घास के मैदान है प्यारे बच्चे, ध्यान में रखना। ये जो पिएरी हैं, सवाना ये ग्रासलैंड प्रदेशों का क्षेत्र है सर। सवाना जो ग्रासलैंड है भारत में भी आपको मिलेंगे, हालांकि भारत में कम ही मिलते हैं, लेकिन आप देखोगे जो सूडान का क्षेत्र है, ठीक है, जो सूडान का क्षेत्र है वहाँ पर आपको सवाना ग्रासलैंड मिलेंगे। और यहाँ पर घासें बड़ी लंबी होती हैं, एलिफेंटा घास भी आपको देखने के लिए मिलेगी। और इसके साथ साथ जो आपका पिएरी ग्रासलैंड है ये आपको अमेरिका में देखने के लिए मिलेगी। और टेगा टुंड्रा, हालांकि ये स्थितियाँ, इनका एक रूप भारत में भी पाया जाता है। इट्स क्लियर, यू नो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, और यदि चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। स्टूडेंट्स, आपका सब्सक्रिप्शन और आपकी लाइक हमें मोटिवेशन का काम करती है, और जितना आप लाइक करते हैं, चीज़ों को शेयर करते हैं, तो इतना अधिकतर बच्चों तक पहुंच पाती है। देखिए मेरा उद्देश्य है कि उन बच्चों को भी आप इसमें शामिल कर सकें, या फिर उनको भी इससे लाभ हो सके जो बच्चों बिगनर एस्पिरेंट्स और जिनको एक सही गाइडेंस चाहिए, और एमसीक्यू के माध्यम से वो अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं, अपने आप को परख सकते हैं, अपने आप से सत्यनिष्ठा के माध्यम से अपने आप से लड़ाई कर सकते हैं। देखिए आपकी लड़ाई किसी और से नहीं है, खुद से है प्यारे बच्चे। आप जितना खुद से लड़ेंगे इतना आप सक्सेस और सफलता की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जैव समुदाय की स्थिरता की विशेषताएं हैं। ठीक है, आपको बताना है जैव स्थिरता की विशेषताएं। 3 स्टेटमेंट है। पहला
उत्पादकता में वर्ष दर वर्ष स्थिरता। दूसरा, समय समय पर आने वाली बाधाओं के लिए प्रतिरोधकता या लचीलापन। तीसरा, विदेशी प्रजातियों के आक्रमण का प्रतिरोध। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। आई होप आपने इसका राइट आंसर बताया होगा। देखिए यहाँ पर एक शब्द पूछा गया है, आइए जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक शब्द पूछा गया है, जैव समुदाय स्थिरता। ठीक है, ये वर्ड है और इसी के ऊपर आपसे क्वेश्चन है। जरा ये भी देखेंगे, यहाँ पर आपको एक चीज़ मिल रही होगी, मैं पूरा क्वेश्चन पर फोकस नहीं करता हूँ, क्वेश्चन पर फोकस करेंगे बाद में। पहले आप इसको देखिए ना, ये कीवर्ड कौन से पे पूछ रहा है। ठीक है, कीवर्ड समझना स्टूडेंट्स, जिस दिन आप कीवर्ड समझना स्टार्ट कर दोगे एमसीक्यू के अंदर, आपके एमसीक्यू, आपको जो टेस्ट में ये मार्क्स जा रहे हैं ना कम, ये स्कोर बढ़ जाएगा। आपके पीवाईक्यू सोल्व करने की जो आप देखोगे टेंडेंसी वो बढ़ जाएगी, आपकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी, आप बहुत अच्छी स्थिति में चले जाएंगे अगर आपने कीवर्ड पर काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, चाहे वो सीसैट हो, चाहे वो फिर आपका प्रीलिम्स का पेपर कोई सा भी हो, GS1 GS2 हो। ठीक है, आइए तो देखिए यहाँ पर है जैव समुदाय की स्थिरता। अब ये कह रहे हैं पहले स्टेटमेंट में उत्पादकता में वर्ष दर वर्ष क्या है, स्थिरता रहती है, बात एकदम ठीक है। दूसरे में कह रहे हैं कि समय समय पर आने वाली बाधाओं के लिए प्रतिरोधकता या फिर लचीलापन। बिल्कुल, देखो ये फ्लेक्सिबल आप में भी होना चाहिए, कठोर मत बनो, लचीले बनो। ठीक है, तो इससे और प्रतिरोधकता, ठीक है, ये भी बात आपकी ठीक है, पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है। विदेशी प्रजातियों के आक्रमण का प्रतिरोध, ये भी आप में होना चाहिए, यदि बाहरी कोई आक्रमण करे तो आप भी कर सको। ठीक है, तो ये भी बात आपकी ठीक है। तो सही आपसे पूछा था, तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि सभी इसमें ठीक है। ठीक, जैसा कि जैव समुदाय की स्थिरता के बारे में अगर और हम एडवांस में देखें तो इसमें समुदाय की उत्पादकता वर्ष दर वर्ष आप देखोगे अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, थोड़ी स्थिति रहे, ऐसा ना हो कि लगातार बढ़ती चलेगी तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। और समय समय पर आने वाली प्राकृतिक या मानव निर्मित बाधाओं को रोकना चाहिए और प्रतिरोधकता लचीलापन भी वहाँ पर होना चाहिए। और विदेशी आक्रमण को रोकने की भी संभावनाएं होनी चाहिए, ये आक्रमण प्रतिरोधकता भी होनी चाहिए। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीनों बातें ठीक हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और 3 स्टेटमेंट देके रखें और पूछ क्या रहा है आपसे, सही। याद रखना, ये मैं हर क्वेश्चन में आपको हेडलाइन करके देता हूँ, हर क्वेश्चन में आपको इसको हेडलाइन करता हूँ, क्योंकि ये वो ऐसा कीवर्ड है जो आपके पूरे स्टेटमेंट को सही गलत कर सकता है। मान लीजिए यहाँ पर पूछ लिया ऊपर सही है और यहाँ पर पूछ लिया गलत, बच्चे कंफ्यूज। इसी चीज़ को तो मैं आपको सोल्व करवाऊंगा, देखिए कैसे। पहला स्टेटमेंट है संक्रामिका, मतलब इकोटोन एक अविस्थातर क्षेत्र है जहाँ 2 प्राणी समुदाय मिलते हैं और एकीकृत होते हैं। दूसरा, संक्रमिका हमेशा एक चौड़ा क्षेत्र है, समझना, हमेशा एक, देखो बर्ड कैसा है, एक्सट्रीम बर्ड है, जिसको मैं बताता हूँ। तीसरा है इकोक्लाइन, एक पारिस्थितिकी से दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र में क्रमिक स्थापन और दोनों के बीच कोई स्पष्ट सीमा नहीं होती। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सत्य हैं या फिर हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत ही बढ़िया। आइए एक एक करके बात करते हैं, आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए देखिए पहला स्टेटमेंट को देखते हैं। ये कह रहे हैं संक्रमिका इकोटोन, बिल्कुल सही बात है। संक्रमिका मतलब इकोटोन, जिसमें मैंने आपको बताया था बटरफ्लाई तितली का एग्जाम्पल दिया था। मैंने आपको वो क्षेत्र दिखाया था जो कि आपका क्या है, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर स्थल और जल का मिलन हो रहा है, उसके बीच में जो उत्पाद होने वाले, ठीक है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनका है। जैसे कि मैंने एक और एग्जाम्पल के रूप में आपको बता दूं, मैंग्रोव इसका एक उदाहरण बड़ा ही अच्छा जाना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 प्राणी समुदाय आपको देखने के लिए मिलते हैं और एकीकृत होते हैं। ठीक है, तो ये बात एकदम पहली वाली बात क्या है, ठीक है। ये कह रहे हैं संक्रमिका हमेशा एक चौड़ा, देखो इन्होंने कहा है हमेशा, नहीं सर ऐसा नहीं है, ये हो सकता है कि बहुत चौड़ा हो कहीं कहीं, लेकिन ये छोटा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा सही है, इकोलाइन एक परितंत्र से दूसरे परितंत्र में क्रमिक स्थापन और दोनों के बीच में कोई स्पष्ट सीमा नहीं होती है। ये बात एकदम क्या हो जाती है आपकी, ठीक हो जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे
सी 1 और 3। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई? क्योंकि आपको लग रहा होगा इकोलाइन समझ में नहीं आया, मैं इसको पुनः बता देता हूँ। देखिए इकोलाइन क्या है कि एक पर्यावरण में भौतिक रासायनिक परिवर्तन का रूप है। इसमें क्या होता है, इसको थोड़ा मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बताता हूँ। इकोलाइन, ठीक है, आइए इसको समझ लेते हैं। इकोलाइन, इकोलाइन को जरा देखिएगा। इकोलाइन क्या है प्यारे बच्चे? इकोलाइन, इकोक्लाइन बोलते हैं इसको, इकोलाइन भी कह सकते हैं। ये पर्यावरण में क्या है, भौतिक रासायनिक परिवर्तन है। ध्यान रखेंगे क्या है, भौतिक और रासायनिक क्या है, परिवर्तन है। किसमें परिवर्तन है? ये पर्यावरण में परिवर्तन है, ये ध्यान में रखना है। इट्स क्लियर है नो? जो कि जीव और किसी प्रजाति या उपस्थित अनुपस्थिति पर निर्भर करता है। एक इकोक्लाइन, थर्मोक्लाइन और कीमोक्लाइन, हैक्लोक्लाइन या फिर पाइनोक्लाइन हो सकता है, ठीक है। इसलिए इसके क्लाइन को ध्यान में रखना है। और जहाँ पर ऐसे वर्ड पूछ ले, चाहे वो आपका इकोक्लाइन हो, थर्मोक्लाइन हो, कीमोक्लाइन हो, हैगोक्लाइन हो और पाइनोक्लाइन हो, ये सब किससे संबंधित हैं? ये आपके, आप देखोगे, पर्यावरण से संबंधित है। ये ध्यान में आपको रखना है। प्यारे स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा लिखना कम प्रेफर करता हूँ जब मैं कोर्स लेके आऊँगा, क्योंकि एमसीक्यू में बड़ा ही लगता है कि आप लिख रहे हैं, तो बच्चे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि लिख रहे हैं, ठीक है, अफोर्ड समझते हैं उस चीज़ को, जबकि मैं इसको बेटर समझता हूँ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। जैसी आपकी इच्छा वैसी चीज़ें कर देंगे हम। देखिएगा, फाउंडेशन कोर्स जल्दी लेकर आऊँगा मैं, आप डोंट वरी, चिंता ना करें। उष्णकटिबंधीय सवाना बायोम, किसके बारे में पूछा? उष्णकटिबंधीय सवाना बायोम। याद कीजिए, अभी मैंने आपको बताया था टेगा, टुंड्रा, भूमध्य सागर, बहुत सारी चीज़ें, भूमध्य रेखा, उपोष्ण, उष्ण, सारी चीज़ें, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन, फ्रेज जोन, टेगा, टुंड्रा, बताए थे कि नहीं? याद कीजिए, वो शंकु पिरामिड बनाया था, तो उसी पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, उष्णकटिबंधीय सवाना बायोम के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? सवाना बायोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है। पहला, इसमें एक सुस्पष्ट आर्द्र और शुष्क अवधि होती है। दूसरा, इसमें C4 प्रकाश संश्लेषण की क्षमता वाली घास प्रजातियों की प्रचुरता होती है। तीसरा, यहाँ घासों की जड़ प्रणाली सुविकसित होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या फिर हैं? ठीक है, राइट पूछा है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। चलिए आइए जान लेते हैं, पहला स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए, पहला स्टेटमेंट कह रहे हैं कि इसमें एक सुस्पष्ट आर्द्र और शुष्क अवधि होती है, जो उष्णकटिबंधीय सवाना बायोम वाला क्षेत्र होता है, जहां पर प्रकाश टेम्परेचर ठीक ठाक आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ मिट्टी में नमी, विचलन और प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। आग मिलेगी, मिट्टी के पोषक तत्वों में शाकाहारी जंतुओं द्वारा संशोधित होती रहती है, ये भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसमें C4 प्रकाश संश्लेषण की क्षमता वाली घास प्रणालियों की प्रचुरता होती है। ये बात क्या है आपकी? सही है, क्योंकि जो मिट्टी में थोड़ी बहुत नमी के साथ में उच्च स्तरीय प्राथमिकता उत्पादकत्व बनाए रखने का काम करती है। ये बात एकदम ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है कि यहाँ घासों की जड़ प्रणाली सुविकसित होती है। ये भी बात ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो जड़ें होती हैं ये गहराई तक प्रविष्ट होती हैं, इसलिए ये सुविकसित होती हैं। और ऐसे ही सवाना ग्रासलैंड आपको मिलेंगे, जो कि मैंने आपको इसका उदाहरण दिया था, कहाँ? सूडान का। 1 सेकेंड रुकिएगा, 1 सेकेंड, सूडान तो लिख दें पहले सही से, एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं आपको, ठीक है। सूडान, सूडान इसका एक उदाहरण है, और यहाँ पर आपको ये सवाना बायोम देखने के लिए मिलता है, ठीक है। चलिएगा, इसमें हाथी घास आपको देखने के लिए मिलेगी। कौन सी घास मिलती है? हाथी घास भी आपको मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। आई होप आपको इसके ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा है, चलिए आपको लो, ये लो, अब पूरा क्लियर आपको विजुअल हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए,
क्वेश्चन है मरुस्थलीय जीवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में पूछा है? मरुस्थलीय जीवों के बारे में। ध्यान रखना, ऐसे वो क्वेश्चन में लेकर के आया हूँ जिस पे आपके सारे डायमेंशन रिवाइज हो जाएंगे, सब कुछ आपका पूरा 360 डिग्री रिवाइज हो जाएगा, पूरा रिवाइज हो जाएगा। देखिए मरुस्थल जीवों के बारे में पूछा है। 3 स्टेटमेंट है। पहला, अधिकतर मरुस्थल दोनों उत्तरी व दक्षिणी गोलार्धों में कर्क एवं मकर रेखा के आसपास पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरा, मरुस्थलीय जीवों की उत्पादकता सबसे कम होती है, लेकिन ये अधिकतम क्षेत्रफल आच्छादित करते हैं। तीसरा, मरुविद झाड़ियाँ या अल्पकालिक प्रकार की वनस्पतियों की प्रधानता होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ये सही है या फिर है? क्या पूछा है आपसे? सही पूछा है कि कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। प्यारे बच्चे, वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर बताया होगा। ठीक है, देखिए इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले पहला स्टेटमेंट देखते हैं। ये कह रहे हैं कि अधिकतर मरुस्थल दोनों गोलार्धों के उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में कर्क एवं मकर रेखा के आसपास पाए जाते हैं। आई होप आपको मैं छोटी पृथ्वी बना देता हूँ, यहाँ पे एक छोटी अर्थ बना देता हूँ। ये देखिएगा, यह है इक्वेटर और यहाँ पर आपको मिलेगा 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ। हालांकि 23.5 डिग्री नॉर्थ 23.5 डिग्री साउथ में है। यहाँ पर मिलती है आपको इक्वेटर 0 डिग्री, यहाँ पर मिलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यहाँ पर मिलती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रोन। ठीक है, मकर रेखा और यहाँ पर कैंसर कर्क रेखा, ये मिलती है कि नहीं? और यहीं पर आप देखोगे दोनों गोलार्धों में आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। अधिकतर यहाँ पर आपको मिलेगा और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर वर्षा की जो प्राप्ति की तुलना में बाष्पोत्सर्जन अधिक हो जाता है, क्योंकि सूर्य का टेम्परेचर अधिक होता है। और मरुस्थल जीवों आप देखोगे यहाँ पर अधिकतर दोनों गोलार्धों के उत्तरी और दक्षिणी कर्क और मकर रेखा के आसपास ही मिलेगा। ठीक है। इसकी उत्पादकता की अगर हम बात कर ले तो इसकी उत्पादकता आपको वास्तव में क्या मिलती है? निम्न होती है, और लेकिन ये अधिकतम क्षेत्रफल को आच्छादित करती है। राजस्थान का थार मरुस्थल, आप इसका उदाहरण देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? थार मरुस्थल जो आपका भारत का है, राजस्थान वाले एरिया में, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं कितना विस्तार क्षेत्र को लिए हुए है और उसकी उत्पादकता देखिए कितनी है। वहाँ पर पेड़ पौधे देखिए कितने हैं। ठीक है, आप समझ में आएगा कि नहीं? इसके साथ साथ इस क्षेत्र की वनस्पतियाँ आप देखोगे अधिकतर अल्पाइन मरुभूमि झाड़ियों के प्रकार में होती है। क्यों होती हैं? इसका भी एक रीज़न होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी। मतलब तीनों बातें इसमें क्या है? पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है और तीसरा भी ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर है। कुछ आपको और मैं नोट डाउन करा देता हूँ, आपको बता देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, जो मरुस्थल होता है, मरुस्थल के अगर आप जानवरों की बात कर लें, पहले एनिमल्स देख लीजिएगा। अगर आप हैं कि एनिमल्स की बात कर लें तो इनकी जो कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे ये ऊंचे होंगे, मतलब इनकी जो टांगें होंगी वो लंबी होंगी। ठीक है, यहाँ पर इनकी टांगें लंबी होती है, जैसे ऊंट, आप इसको एक उदाहरण के रूप में रख सकते हैं। उसके साथ साथ ये जो एनिमल होते हैं ये रात्रिचर होते हैं, ज़्यादातर रात्रिचर होते हैं। यहाँ पे जीव जंतु रात में निकलते हैं, क्योंकि देखो जो मरुस्थल होता है उसका टेम्परेचर दिन में बहुत हाई हो जाता है तो रात्रि में लो हो जाता है, क्योंकि जो मिट्टी है वो जल्दी से गर्म होती है और जल्दी से ठंडी होती है, जबकि पानी आप देखोगे अपेक्षाकृत इसके देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। ये ध्यान में आपको रखने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, ये रात्रिचर होते हैं और इन पर जो यहाँ पर जीव होते हैं इन पे बाल कम पाए जाते हैं। बाल क्या होते हैं? कम पाए जाते हैं, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आपको चीज़ आ गई। वहीं अगर हम देखें यहाँ पर पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं, अब वृक्ष हैं तो हम उसको हरे से लिखेंगे सर, वृक्ष तो हरे होते हैं। ठीक है, अब वृक्षों की कुछ विशेषताएं हैं। उन वृक्षों की विशेषताओं में आप देखेंगे तो वृक्ष आप देखोगे लंबे कम होते हैं, लंबे कम होते हैं। यहाँ की जो पत्तियां होती हैं वृक्षों की वो कांटों में तब्दील हो जाती हैं। किस में हो जाती हैं? कांटों में बदल जाती हैं। ठीक है, ये कांटे बदल जाते हैं क्योंकि, और छोटी पत्तियां होती हैं ताकि ये बाष्पोत्सर्जन कम कर सकें। इनकी जो जड़ें होती हैं पेड़ों की, वृक्षों की जो जड़ें होती हैं ये बहुत गहराई तक चली जाती हैं।
ठीक है, इनकी गहराई ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये पानी की तलाश में नीचे की तरफ मूव कर जाते हैं, तो इसका रीज़न ये होता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। वहीं अगर हम देखें मरुस्थल के बारे में, मरुस्थल दो प्रकार का होता है, प्यारे बच्चे ध्यान में रखना। मरुस्थल दो प्रकार का होता है, एक होता है शीत मरुस्थल, एक होता है शुष्क मरुस्थल। दोनों में अंतर है, आइए दोनों को मैं आपसे थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ। शुष्क मरुस्थल में क्या है, आप देखोगे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। फिर से मैं बता रहा हूँ, देखिए मरुस्थल दो प्रकार का होता है, एक होता है शीत मरुस्थल और एक होता है आपका शुष्क मरुस्थल। दोनों में अंतर है। जो शीत मरुस्थल होता है यहाँ पर टेम्परेचर आपको माइनस में मिलेगा, माइनस मान लीजिए 10, और यहाँ पर टेम्परेचर आपको 50 प्लस में भी चला जाएगा। ठीक है, यहाँ का तापमान। यहाँ पर आपको बर्फ़ मिलेगी, क्या मिलेगी? बर्फ़ मिलेगी। और यहाँ पर आपको शुष्क मिलेगा, ठीक है, धूल मिलेगी। क्या मिलेगी? यहाँ पर आपको धूल मिलेगी, रेत मिलेगी, रेत कह सकते हैं या फिर बालू कह सकते हैं, एक वर्ड आता है बालू, बालू आपको मिलेगी। यहाँ पर आपको काई मिलेगी, लाइकेन वगैरह देखने के लिए मिलेगा इस क्षेत्र में। और इस क्षेत्र में आपको क्या मिलेंगी? झाड़ियाँ मिलेंगी। ये बस गर्म मरुस्थल है और ये ठंडा मरुस्थल है। यहाँ पर आपको यहाँ के एनिमल्स पर पाए जाने में आप देखोगे बाल ज़्यादा मिलते हैं और इसमें चर्बी ज़्यादा होती है। जैसे अगर आप देखोगे भालू है, भेड़ है, ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं कि नहीं, याक है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कैमल है, ऊँट है। आप ऊँट को देखिएगा, इस ऊँट को देखिएगा, बाल कितने इस पे कम होते हैं। ठीक है, यहाँ पर और भी बहुत सारे जीव जंतु मिलते हैं। तो ये आपका मरुस्थल है। यहाँ पर जो शीत मरुस्थल में आप देखोगे बरसात जो है आपकी, जो वर्षा है वो कम ही होती है। और यहाँ पर भी वर्षा लगभग आप देखोगे 40 सेंटीमीटर से कम ही देखने के लिए आपको मिलेगी। यहाँ पर टेम्परेचर हाईएस्ट होता है, यहाँ पर टेम्परेचर लोएस्ट होता है। इट्स क्लियर है नो? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन ने ठीक ठाक आपका टाइम ले लिया है। आप कहते हैं ना समझा दीजिएगा, लो समझा दीजिएगा, पूरा समझा दीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका कोर प्रभाव क्षेत्र। किसके बारे में पूछे हैं? कोर प्रभाव क्षेत्र में विविधता के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, दोनों क्षेत्रों के संसाधनों का एक ही स्थान पर पाया जाना। दूसरा, वायु तापमान, आर्द्रता, मृदा की नमी, प्रकाश तीव्रता आदि कोर क्षेत्र पर परिवर्तित होती है। तीसरा, कोर क्षेत्र की विविधता सूक्ष्म जलवायु का निर्माण कर सकती है और यह विशिष्ट प्रजातियों को समर्थन दे सकती है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। क्या पूछा है? सही। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पोस्ट करें, राइट आंसर बताएं क्वेश्चन नंबर 16 का। बताइएगा राइट आंसर क्या है। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए एक एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपसे पूछा गया है कि कोर प्रभाव क्षेत्र, ठीक है, कोर प्रभाव। पहले मैं आपको एक डायमेंशन के माध्यम से एक चित्र दिखाना चाहूँगा क्वेश्चन पे आने से पहले। देखिए आपसे मैं जो पूछ रहा हूँ उसको आप बताइएगा, ठीक है। पुनः एक चित्र आपके सामने मैं दोहराने का प्रयास करूँगा ताकि आप उस चीज़ को पुनः समझ सकें, ठीक है। तो मैं पहले इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए ऑप्शंस है तो ऑप्शंस को पूरा हम लेंगे यार। 1 सेकेंड, अब हम दूसरा ले लेते हैं। यहाँ ये आपको स्थल वाला रीजन मिल रहा है, पर्वत पहाड़ पठारे हैं ये सब, ठीक है। ये आपको स्थल मिल रहा है और इधर आपको जल मिल रहा है, जे फॉर जल। इसमें जल भर देते हैं फटाफट। देखिए सर, ये मान लीजिए महासागर है। कोर प्रभाव क्षेत्र दिखा रहे हैं हम आपको ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। देखिए अब ले लेते हैं यहाँ पर हम ग्रीन वाला, ठीक है। और अब और ग्रीन ले लेते हैं एक, जितना हो सकता है प्यारे बच्चे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ।
हालांकि ये क्लास नहीं है, ये एमसीक्यू की क्लास है। जो फाउंडेशन क्लास होती है उसमें चीज़ें फिर टाइम टेकिंग नहीं सोचा जाता, इसमें टाइम का थोड़ा ध्यान रखा जाता है। अब ज़रा समझना, ये एक वह क्षेत्र है, यहाँ ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये वो एरिया है प्यारे बच्चे जो एक कोर क्षेत्र के रूप में समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा? ये एक वो एरिया है जो आपका, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये सर्कल, ये आपका कोर क्षेत्र है। क्या है? ये आपका कोर क्षेत्र आपको मिलेगा। आप देखोगे यहाँ पर जो स्पीसीज हैं, यहाँ पर जो जंतु हैं, यहाँ पर आपको जलीय भी मिलेंगे और स्थलीय भी मिलेंगे, है कि नहीं? यहाँ पर आपको वृक्ष ऐसे मिलेंगे जो जल में भी पाए जाते होंगे और ऐसे मिलेंगे स्थल में भी। तो आप ही बताइएगा, ये जो कह रहे हैं आपसे, यहाँ पर जो पूछा गया है कोर प्रभाव क्षेत्र विविधता के कारणों के बारे में, तो दोनों क्षेत्रों के संसाधनों का एक ही स्थान पर पाया जाना होता है। बिल्कुल आप कहोगे, बात एकदम करेक्ट हो जाएगी। इसमें वायु, तापमान, आर्द्रता और मृदा की नमी, प्रकाश की तीव्रता कोर क्षेत्र पर बिल्कुल करेगी यार। आप डेफिनेट आप देखोगे यहाँ पर ये चीज़ें होंगी जहाँ पर तापमान होता है, नमी होती है, आर्द्रता होती है, बरसात होती है, क्लाउड बनते हैं, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली आप देखोगे जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी हाईएस्ट मात्रा में आपको मिलेगी। तो इन क्षेत्रों में मिलेगी। कोर क्षेत्र की विविधता सूक्ष्म जलवायु का निर्माण करती है, ये भी आप देखो कर सकती है, बिल्कुल ये भी बात ठीक है। तो अब मैं आपको आइए दिखा देता हूँ, यही चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं, यही चीज़ें, और कुछ आपसे नहीं पूछा गया अलग से। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप देखोगे पहला, दूसरा, तीसरा। अब इसमें तीनों बातें आपकी क्या हो जाएंगी, आप देखोगे सही हो जाएंगी। इट्स क्लियर, यू नो, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ये एकदम ईजी क्षेत्र है। और ये कोर प्रभाव बहुत ही मात्रा में प्रभावित करता है एक पार्टिकुलर रीजन, स्थान को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये कह रहे हैं पादपों में पोषण। जरा समझना, मैंने कहा ना एक एक क्वेश्चन आपका रिवीजन है, पूरा आपका क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। पादपों में पोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, कुछ पादप अपने पोषण के लिए अन्य पादपों पर निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। दूसरा, अन्य पादपों पर निर्मित खाद्य पदार्थों पर निर्भर रहने वाले पादप विषम पोषी पादप कहलाते हैं। तीसरा, घटपर्णी एक परपोषी पादप है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है या फिर हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ ली हैं, ठीक है। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर बताया होगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर आपने इसका राइट आंसर दिया है और सही आपसे पूछा गया है, ठीक है। आइए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट पहला देखते हैं। ये कह रहे हैं कुछ पादप अपने पोषण के लिए अन्य पादपों पर निर्मित होते हैं, ठीक है, खाद्य पर निर्मित होते हैं, ये बात ठीक है। आप देखोगे इस प्रकृति ने एक नियम बना के आपको दिया है, बड़ा अच्छा, ठीक है। नियम क्या है? इस प्रकृति पर 2 तरीके के जीव होते हैं सर, ठीक है, 2 तरीके का जीवन बनाया है इस पृथ्वी ने। हालांकि ये क्वेश्चन पादपों पे पूछा गया। पादपों का मतलब होता है प्लांट्स। क्या होता है? प्लांट्स हम कह सकते हैं पेड़ पौधे, ठीक है। फिर भी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर एक होते हैं स्वपोषी और एक होते हैं परपोषी, ठीक है। जो स्वपोषी होते हैं बच्चे, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये भोजन क्या है? स्वयं बनाते हैं। ये दूसरों पर डिपेंड नहीं होते। लेकिन परपोषी दूसरों पर निर्भर होते हैं, ये ध्यान रखना। ह्यूमन एक परपोषी है सर, दूसरों पर निर्भर रहेगा। आप में इतनी औकात नहीं है कि आप अपना भोजन बना सके, मेरी भी नहीं है, किसी की भी नहीं है, ह्यूमन की है ही नहीं, ठीक है। तो ये होते हैं आपके, इसी में 1, 2, 3, 4 को आप रखते हैं, वो फाउंडेशन क्लास में हम चर्चा करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको समझा, जो स्वपोषी पेड़ पौधे जैसे हरी घास, पेड़ पत्तियाँ होती हैं, ये अपने आप ही आप देखोगे क्लोरोफ्लोर, ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और मिट्टी से पोषक तत्व लेते हैं, उधर से ऊर्जा ले लेते हैं और अपना चीज़ें बना लेते हैं। जबकि परपोषी जो होते हैं ये इन्हीं हरी पत्तियों पर, पेड़ पौधों पर और एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं, है कि नहीं। ये इन्हीं का ऊर्जा खाएंगे, इन्हीं को खाएंगे, ठीक है। हम में वो शक्ति नहीं होती है, हम जा करके धूप में बैठ करके एनर्जी शक नहीं कर सकते, ठीक है, ध्यान में रखना।
आइए तो इसी पर आपसे पूछा, पादपों पर पूछा गया क्वेश्चन है, तो पादपों पर पूछा गया है तो पादपों पर ही मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो पहला एकदम आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ये बात ठीक है कि कुछ, देखो एक शब्द आता है सर कुछ, ऐसा वर्ड पूछा जाता है जैसे कुछ, तो ये सही होता है, ठीक है। जबकि आप देखोगे अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थों पर निर्भर रहने वाले पादप को विषम पादप कहलाते हैं। विषम पोषी पादप कहलाते हैं ऐसा नहीं है, विषम पोषी नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप देखोगे कुछ पादप अपने पोषण के लिए अन्य पादपों पर निर्मित खाद्य पदार्थों पर निर्भर होते हैं और ये विषम पोषी प्राणी का उपयोग करते हैं। जैसे अमरवेल इसका एक उदाहरण होती है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है और यह अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करती है जिस पर यह आरोपित होती है। ये पादप जिन पादपों पर अधिरोपित होंगे या आरोपित होते हैं वे पादप विषम पोषी पादप कहलाते हैं। ये नहीं कहलाते हैं, बल्कि जिस पर ये निर्भर होते हैं वो विषम पोषी होते हैं। जैसे अमरवेल किसी वृक्ष पर है, आपने देखो ना, आप फेंक दीजिए, अमरवेल टंगी हुई है पेड़ पर, सूखा हुआ पेड़ है, उस पर भी हरी मिलेगी, है कि नहीं। तो वहाँ से वो सूखे हुए पेड़ से भी क्या है, उसको अर्थिंग मिल रही है। हवा में जो आपका हाइड्रोजन पाया जा रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन, तो उसमें भी आप देखोगे जल के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और यदि हाइड्रोजन आपको ऑक्सीजन शुष्क दे दी जाए बिल्कुल विदाउट जल के, आप नहीं उसको यूज कर सकते, आप नहीं है इतनी क्षमता कि आप, तो एक कॉन्सेप्ट है ना कि हवा से पानी निकालना, तो वो थोड़ा सा डेंजरस है भविष्य के लिए, ठीक है। अभी ठीक लग रहा है, भविष्य के लिए एक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वे पादप विषमपोषी पादप कहलाते, क्योंकि अमरवेल जैसे पादप परपोषी और अमूल्य पोषक तत्व संचित करते हैं, इन्हें परजीवी पादप कहलाते हैं। घटपर्णी एक कीटभक्षी पादप है, ये कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं आपका घटपर्णी एक परपोषी पादप है, नहीं, ये कीटभक्षी होता है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है, जैसे यहाँ पर घटपर्णी भी गलत है, तीसरा गलत है, दूसरा गलत है, तो आंसर तो है इसका सी। मैं थोड़ा आपको घटपर्णी के बारे में बता दूँ, मैंने ये प्लांट स्वयं देखा है। देखिए ये क्या करता है, इसको जरा समझना। आपने नहीं देखा है तो आप क्या करेंगे, गूगल कर लेंगे, यूट्यूब पे सर्च कर देंगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखो ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए ये एक फूल है, देखिएगा ये एक फूल है, मान लो ये एक फूल है प्यारे बच्चे। अब कोई यहाँ पर आकर के इसमें मान लीजिए गिर गया, या मैं आपको एक और दिखा देता हूँ खोल के थोड़ा सा, जिस तरीके से ये रहते हैं ना फूल, उसी तरीके से बना देते हैं। ये मान लीजिए एक फूल है, अब इसमें अंदर क्या है, ये इसमें छोटे छोटे इसके ऐसे कांटे से निकले हुए हैं ये साइडों से, ये बड़े भयंकर होते हैं बच्चे, ठीक है। ये ऐसे होते हैं, इनसे ही क्या करेगा, ये अपने पोषक तत्वों को पूर्ण रूप से क्या करेगा, सक्षम करने का प्रयास करेगा। अब मान लीजिए ये फूल है एक, ठीक है। अब यहाँ बड़ा रंग बिरंगी है, अब कोई यहाँ पर कीट पतंगा आया और इसमें आकर के बैठ गया, चूसने लग रहा, तो ये क्या होंगे, ये यहाँ से बंद होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, ये बंद होना शुरू हो जाएंगे और इसको ऐसे कैद कर लेंगे। अब यहाँ से एक ये अम्ल स्रावित करेगा, ठीक है, जिसके चलते ये जो जीव था, ये जो कीट पतंगा था इसके अंदर, ठीक है, ये जो कीट पतंगा था इसके अंदर, इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब इसमें से जो इसको पोषक तत्व चाहिए उसको ले लेगा, फिर उसके बाद में फैल जाएगा और फिर उसके बाद में इसको बाहर निकाल देगा कचरे को, ये काम करता है। तो घटपर्णी क्या है, परपोषी नहीं है, एक भक्षिण होता है, कीट भक्षी है। तो आप क्या करेंगे, एक बार इसको देख लेंगे तो आपके मस्तिष्क में बैठ जाएगा किस तरीके से करते हैं। नहीं तो आप इसको अपने घर पे भी लगा सकते हैं, ठीक है, इसके भी अपने बेनिफिट होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, ओके, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया बच्चे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्गीकी को उनके पद सोपान के अनुसार आरोही क्रम में सजाइए। किसके बारे में, आरोही क्रम। दो तरीके से पूछता है, एक होता है अवरोही क्रम, एक होता है आरोही क्रम। 4 स्टेटमेंट है, पहला प्रजाति, दूसरा वंश, तीसरा परिवार और चौथा है अनुक्रमण। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। चलिए आइए एक एक करके बात करते हैं। मान लीजिए आपको सोपान क्रम में जब इसको लगाना होता है तो आप कैसे लगाएंगे, यही पूछ रहे ना। तो देखो इसको लगाना कैसे होता है, सबसे पहले सर होता क्या है आप जरा ये बताइएगा। सबसे पहले कोई प्रजाति होती है, क्या होती है, सबसे पहले होती है सर आपकी कोई प्रजाति, उसी प्रजाति से निकल करके आता है आपका कोई वंश, और उसी वंश से आगे चल के बनता है सर आपका परिवार, और उसी परिवार में एक चलता है आपका अनुक्रम, ठीक है, अनुक्रम, और उस अनुक्रम के बाद में होता है सर आपका वर्ग, ठीक है, इसको 5वें पे रख लेंगे। फिर उस वर्ग के बाद में क्या होता है आपका संघ या फिर सभंग, ठीक है, फिर होता है आपका संघ या इसको सभंग भी बोलते हैं, ठीक है, इसको रखेंगे 6 नंबर पे। और फिर उसके बाद में होता है आपका जगत,
क्या होता है, जगत, इसको आप 7वें नंबर पर रखेंगे। तो ये जरूरी होते हैं। अब आपसे ये 4 पूछे गए, इसी को देख लीजिएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बस जिसमें आपका होगा यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि इसमें डी राइट आंसर होगा, 1 2 3 4। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका 20 नंबर। ये पूछा गया, नंबरिंग पे मत जाइएगा, ये क्वेश्चन बड़े छांट छांट के मैंने लिए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने देखा है, अच्छे से ऑब्जर्व किया है। अच्छा ये क्वेश्चन इसमें तो बहुत मोस्टली क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये, ठीक है। ऐसे नहीं है कि रैंडमली उठा के लिया है, सारे PYQ हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन लिए गए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है। पहला, एक पर्यावास की 2 प्रजातियों का निकेत समान हो सकता है। देखना यहाँ पर क्या है, निकेत समान हो सकता है, किसका, 2 प्रजातियों का। दूसरा, कोई निकेत एक प्रजाति के लिए विशिष्ट होता है, वही एक पर्यावास में बहुत सारी प्रजातियां रहती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या शेष सही है या फिर है? क्या पूछा है आपसे, सही। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताएं। आई होप आपने इसका राइट आंसर बताया होगा। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए बच्चे, यहाँ पर कह रहे हैं पहला स्टेटमेंट कि एक पर्यावास की 2 प्रजातियों का निकेत समान हो सकता है। ये कह रहे हैं निकेत समान हो सकता है। क्या बात सही है? जी नहीं, गलत है। दूसरा है, कोई निकेत एक प्रजाति के लिए विशिष्ट होता है, वहीं एक पर्यावास बहुत सारी प्रजातियों रहती है। बात एकदम ठीक है, सही पूछा है तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये तो था इसका आंसर। अब आइए एक एक करके मैं स्टेटमेंट को थोड़ा आपको एडवांस के रूप में बता देता हूँ। जैसा पहले भी मैंने आपको बताया, निकेत जिसको नीचे बोलते हैं, जिसको निके बोलते हैं। आइए निकेत, निकेत बच्चे, निकेत क्या है? जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मान लीजिए शेर की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। अब शेर क्या खाता है, कितने टेम्परेचर में रहता है, कहाँ रहता है, कैसा ये स्वाभाविक है, ठीक है। क्या ये घास खाना पसंद करेगा कि मांस? ये ज़्यादा दौड़ना पसंद करेगा कि कम? इसको घने जंगल पसंद है कि घास का मैदान? ये पानी में कौन से में नहाता है, पुखार में नहाता है या फिर बड़े ओशियन में नहाता है? ऐसे वहीं आप देखेंगे, आप खरगोश की बात कर लें, आप खरगोश का निकेत देख लीजिएगा। उसके बाद आप गैंडे का देख लीजिएगा। उसके साथ साथ आप चाहें तो हाथी का देख लीजिएगा। तो जब आप इनकी लिस्ट बनाएंगे, इन सब की लिस्ट बनाएंगे, तो आप पाएंगे कि महोदय ये सब है तो जानवर, रह तो एक वन में रहे हैं, परंतु आप देखोगे इनका जो निकेत है, इनका जो रहने का आवास है, ठीक है, जैसा ये चाहते हैं, जिस क्षेत्र में ये रहना पसंद करते हैं, क्या इनके लिए उपयोगी है, वो सब इनका अलग अलग है कि नहीं? इट्स क्लियर है नो। देखिए मछली सब है, लेकिन सर बहेल भी एक मछली है, एनिमल्स होता है, मछली है, लेकिन देखिएगा उसका रहने का स्टाइल, उसको क्या पसंद है, क्या खाती है, ठीक है। तो इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत था। इसमें कह रहे हैं ना कि 2 प्रजातियों का समान निकेत हो सकता है, नहीं, सबका समान नहीं हो सकता। आपके विचार मेरे विचार सेम नहीं हो सकते, अलग अलग ही होंगे। नॉलेज हो सकती है, आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको ज्ञान हो सकता है, उसका ज्ञान स्तर बढ़ सकता है, डाउन हो सकता है, परंतु आपका ये समान नहीं हो सकता। जिस निकेत में मैं रहता हूं उस निकेत में शायद आप न रहते हो, और ये असंभव है। बेसिकली हम ह्यूमन हैं, बट आप देखोगे आपका हमारा इन्वायरमेंट दिस इज डिफरेंट। इट्स क्लियर है ना स्टूडेंट्स? वैसा ही खरगोश है, हाथी है, शेर है, उन सब की अलग अलग डिमांड है, ठीक है। दूसरा एकदम करेक्ट है कि कोई निकेत एक प्रजाति के लिए विशिष्ट होता है, ये बात एकदम करेक्ट है। वही एक पर्यावास, पर्यावास देखो क्या है, जंगल एक पर्यावास है जिसमें सभी रह रहे हैं, लेकिन उनके निकेत क्या है, अलग अलग हैं, ठीक है। अलग अलग है नहीं, आप रूम बनाते हैं, आप कमरे बनाते हैं, आप मकान बनाते हैं, आप बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसमें अलग अलग कमरे होते हैं, ठीक है। वही क्या एक निकेत है कि यहाँ पर एक व्यक्ति XYZ रहेगा, इसमें XXXZ है कि नहीं? चलिए, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया है, इसके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं, ठीक है, आगे उन पर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन क्या है ये देखिए, और इसका आंसर आप दोगे क्योंकि ये मैंने आपको करवा दिया है। वे जातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जेब भार की अल्पता के बावजूद सामुदायिक
अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं कीस्टोन प्रजाति कहलाती हैं। दूसरा, कीस्टोन प्रजातियां अन्य प्रजातियों की अनुपातिक प्रचुरता को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तीसरा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में क्रांतिक जातियां बहुआयत में पाई जाती हैं क्योंकि ज़्यादातर वनस्पतियों का परागण बीज व फूल के निक्षेपण पर निर्भर करता है। अब ऑप्शंस नीचे दे के रखे हैं अगले पेज पे। ये कह रहे हैं कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3 और डी 1 2 3। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर क्या था ये? मैं तो क्वेश्चन का अंक ही भूल गया। देखिए, क्वेश्चन का अंक था 15। इसका आपको क्या करना है, आंसर देना है महोदय कमेंट्स बॉक्स में। क्या करना है, इसका आंसर देना है आपको कमेंट्स बॉक्स में। और स्टूडेंट्स, आज की क्लासेस में इतने ही क्वेश्चन में लेकर के आया था और इसमें आपका जो आपका बायोस्फीयर था, ठीक है, और उसके साथ साथ वायोम था, इस पे आपके इतने क्वेश्चन थे। जितना हो सका मैंने इस पर ट्राई किया। आप कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताना मत भूलिएगा और बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगती है। अपना फीडबैक आवश्यक रूप से देते चलिएगा, उससे एक मोटिवेशन मिलता है। और जितना हो सके एजुकेशन बायर आपका ये परिवार है, आप इस फैमिली के सदस्य हैं, ठीक है। जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक विस्तार देने का प्रयास कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करते रहिएगा, मन लगा के पढ़ते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।